26 नवंबर 2008 मुंबई पर हुआ आतंकी हमला। दहशतगर्दों ने 3 जगह किया कब्जा। गोलियों की तड़तड़ाहट, ग्रेनेड के धमाके और उसके बीच निकलते काले गुबार में लोगों की चीखती पुकार। उस वक्त जब देश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब आस और निगाहें जाकर टिकी देश से, आसमान से उतरे वो फरिश्ते जिन्होंने दहशतगर्दों को पहुंचाया उनके अंजाम तक। एनएसजी कमांडोज। जब देश की आखिरी उम्मीद टिकती है तो वो नाम निकल कर सामने आता है और वो होता है एनएसजी कमांडोज का। जिगर इंसान का, लेकिन इरादे फौलाद से। और एक ऐसे ही एनएसजी कमांडोज आज हमारे साथ हैं जो कि ऑपरेशन ताज में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर कई सिविलियंस की जान बचाई थी। सुनील कुमार जोधा जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हमारे शो में जिसका नाम है बोलती हैं बुलंदियाँ। 26 नवंबर 2008 की वो तारीख किसी के लिए भी भुलाना बहुत मुश्किल है। जिस वक्त आपको ये पता चला कि इस ऑपरेशन के लिए आपको जाना है, क्या चल रहा था उस वक्त आपके दिमाग में? जिस टाइम हमें ऑपरेशन के लिए पता चला उस टाइम हम मानेसर में थे और मैं ड्यूटी पे था और रात के लगभग 11 बज रहे थे। तो हमारा क्या वहाँ पर एक कमांडोज के लिए एक सायरन बजता है, जिसके लिए कोई भी अलर्ट होता है तो उसके लिए सभी सतर्क हो जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन डेली का काम था। तो उस टाइम जैसे ही सायरन बजा तो हमने सोचा इधर तो डेली का काम है, अपने मैं ड्यूटी पे हूँ तो बाकी और कमांडो चले जाएंगे। तो जैसे ही नीचे सभी कमांडो इकट्ठे हुए और हमारे कमांडिंग अधिकारी आए, उन्होंने जब बताया कि भी ऐसे ऐसे मुंबई में आतंकवादी हमला हो गया है, 3-4 होटलों में आतंकवादी घुस गए हैं, तो जब मुझे भी तैयार कर दिया गया कि आपको भी चलना है साथ में, यहाँ आतंकवादियों घुस गए हैं मुंबई में। तो उस टाइम फिर हम अपना जितने भी हमारे ड्रेसेज हैं और पिट्ठू हथियार, जितने भी ग्रेनेड विनेड, सब कुछ अपने बीपीजी, पटका, बुलेट प्रूफ जैकेट सब लगा के रेडी हो गए थे जाने के लिए। सर कितनी आपके कमांडोज की टीम थी? जब हम फर्स्ट में गए थे तो कम से कम शुरू में 200-250 की एक फ़्लाइट गई थी। जैसे ही हमें पता चला कि तुरंत निकलना है तो हमारी टीम रेडी हो चुकी थी और वहाँ पर मानेसर में हमारी गाड़ियाँ लग गई थी और वहाँ से लगभग 20-25 मिनट एयरपोर्ट जाने के लिए टाइम रोड खाली करा दिया गया था। तो हमारी पूरी टीम कमांडो गाड़ियों में बैठी और एयरपोर्ट अपने दिल्ली पहुँच गए थे। सर जब आपने ताज होटल में एंट्री करी, जब आपने उसके कॉरिडोर में गए, तो आपने सबसे पहले सर वहाँ क्या देखा था? जैसे ही हम यहाँ दिल्ली से 3 बजे की फ़्लाइट से लैंड मतलब गए थे मुंबई के लिए, तो वहाँ पर 5 बजे हम लगभग लैंड कर गए थे। वहाँ लैंड करने के बाद वहाँ की पुलिस और मीडिया वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जब देखा कि भाई एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो आ चुकी है तो वहाँ पर काफ़ी जनता भी थी, फूल माला लेके भी खड़े थे। तो अब भाई आतंकवादियों को सफाया करने के लिए ब्लैक कैट कमांडो आ चुकी है। तो जैसे हम वहाँ से मूव कर रहे तो लगभग 1 घंटा पहुँचने में लगा हमें। वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो हमारे जो टीम कमांडर थे, मेजर संदीप पुनिकृष्ण की टीम में हम थे, उसको मैं गाइड कर रहा था, लीड कर रहा था। जैसे ही हम लॉबी में जैसे ही 7 बजे के करीब सुबह घुसने की कोशिश करी तो वहाँ जैसे ही हम अंदर एंट्री करें तो वहाँ रिसेप्शन पे जितना वहाँ जाके देखा तो काफ़ी भयंकर स्थिति थी। पूरी चारों तरफ ही अपने डेड बॉडियाँ और खून ही खून नज़र आ रहा था। तो उसको देख के एक जोश सा और आ रहा था कि भाई इतनी भोली भाली जनता को पाकिस्तान से 10 आतंकवादी आए, उनको बिना मतलब मार रहे हैं हमारे यहाँ भारत में आके, तो ये बचकर नहीं जाने चाहिए।
सर थोड़ा सा भी कुछ अंदाज़ा था कि आतंकवादी कौन से फ्लोर पे कहाँ पर छिपे हुए हैं और उन्होंने कितने को बंधक बना के रखा है? नहीं, ऐसा कुछ हमें कुछ बताया नहीं गया था, पर आतंकवादी वहाँ कितने हैं, कौन से रूम में, क्योंकि रूम ही इतने थे वहाँ से 1000-1200 रूम है वहाँ। अब किसी को क्या पता किस रूम में कौन घुसा, कौन से रूम में आतंकवादी घुसे। उनका तो काम ही यही था कि भाई नीचे मारते हुए, फायरिंग करते हुए अंधाधुंध, वो किसी पे दया नहीं कर रहे थे, चाहे वो जो बच्चा हो, लेडीज है, कोई भी हो। बाहर से विदेशी भी हमारे मेहमान ठहरे हुए थे काफ़ी। तो जैसे जैसे उनको हाथ जो लगता रहा, उनको वो ब्रश मारते रहे, फायर करते रहे। और हमने वो जब जैसे ही इंटर करा तो वो ऊपर चले गए थे, तो हमने फिर हमें लेआउट ताज होटल का एक मैनेजर था, तो उसके हमने बातचीत करी, तो उसने हमें बताया था कि भाई ऐसे ऐसे करके वो 6 मंजिल की तरफ ऊपर बढ़े हैं सीढ़ी। हमने फिर सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए तो उनको ऊपर गए, देखे तो वहाँ पर जितने भी सिविलियन थे फंसे हुए थे, सबसे पहले उनका हमारा काम था उनको बाहर निकालना। तो हम कम से कम हमने 200-250 के करीब वहाँ जितने भी फंसे हुए थे, जितने रूमों में डर के छुपे पड़े थे, कब कहाँ से आतंकवादी आ जाए और हमें ख़त्म कर जाए। वो एक तो ये डर था कि इस वजह से निकल भी नहीं रहे थे, तो उनको बड़ी मकसद के करके कोशिश करके उनको निकाल भी रहे थे, सेफ जगह पहुंचा रहे थे। ऐसे ऐसे करके हमने काफ़ी बाहर विदेशी बंदों को भी निकाला, अपने भारत के जो वासी थे उनको भी निकाला। और फिर उसके बाद हमें 671 नंबर रूम था, वहाँ पर हमारी मुठभेड़ हुई थी। जब हम मेजर संदीप आए थे तो जैसे ही हमने दरवाजे नॉक कर रहे थे तो कई तो डर के खोल नहीं रहे थे, तो उनको समझा रहे थे, तो खोल रहे थे, तो खोलते ही उनको नीचे हम भेज रहे थे सेफ जगह पर। तो वहाँ पर रूम जो 671 नंबर रूम था, तो वो खोल नहीं रहा था, नॉक करने के बाद भी नहीं खोल रहे थे। तो हमें डाउट हो गया था कि इस रूम में आतंकवादी है। तो उस आतंकवादी ने क्या करा था, थोड़ा सा गेट खोल के उसने मतलब झांका बाहर। तो हमारी जो बीच में ताज होटल में एक गली है, ऊपर आधे रूम इधर आधे इधर, तो कुछ कमांडो दूसरी तरफ सर्च कर रहे थे रूम पे, तो हमारी इधर हम सर्च कर रहे थे। जैसे ही हम सर्च करते हुए निकले तो उसने बंद करा, तो उसने एकदम दरवाज़ा गेट बंद कर लिया। बंद करने के बाद जैसे ही उसने दोबारा खोल के मतलब ब्रस्ट फायर कर दिया था। ब्रस्ट फायर करने के बाद जो आगे हमारी टीम रूमों से बंदों को निकाल कर जो सर्च कर रही थी, निकाल रहे थे, तो उसमें 2-3 कमांडो हमारे घायल हो गए थे। तो फिर हमें पूरा विश्वास हो गया था कि इस रूम में तो अब है। अब फिर जैसे ही हमारे कमांडिंग अधिकारी कर्नल सुनील शरण सर वो आए और फिर मेजर संदीप, उन्होंने बताया, मेरे से पूछा, मैं सर इसमें हैं, अब देखा नहीं कितने 2 हैं 3 हैं, पर इसमें फायर करा था। तो उन्होंने बोला आप ऐसे करना, इनको निकलने नहीं देना। संदीप ने बोला सिंगल शॉट फायर करते रहना। तो मैं सिंगल शॉट फायर करके उनको रोक के रखा कि कहीं निकल ना जाए। तो फायर करते रहे। तो फिर जैसे ही हमारे एनएसजी के जो टीम का जो ट्रेनिंग होती है उस हिसाब से हमने अपना पूरी कार्रवाई करी। दरवाजे को चार्ज लगा के उसको उड़ाया, उसके पीछे ही वो उसको पता चलने नहीं दिया क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जैसे ही हम गेट को ब्लास्ट करा तो नीचे जा पड़ा था। सर पहली गोली आपको किस वक्त लगी थी? पहली गोली मुझे दूसरे दिन लगी थी रात को 9 बजे करीब। जब ये रूम हमने क्लियर करा तो वहाँ आग लग गई थी। आग लगने के बाद काफ़ी धुआं हो गया था। जैसे हम नीचे आए थे तो मैंने क्या कर रखा था, जब मैं यहाँ से गया था तो मैं चीता ड्रेस के ऊपर ब्लैक यूनिफॉर्म पहन लिया था। तो काफ़ी वहाँ पर इतना धुंध का धुआं हो रहा था और इतनी गर्मी थी वहाँ पर, पानी इतना था, पैर पूरे भीजे हुए थे हमारे। तो जब ऑपरेशन जब हम ऊपर 671 नंबर रूम वाला क्लियर करा और नीचे आए तो मेजर संदीप ऐसे ही बैठे थे। तो मैंने उनको बोला, मैं नीचे बैठा था, कि सर मुझे गर्मी बहुत लग रही है और मैंने क्या चीता ड्रेस के ऊपर आप ये ब्लैक ड्रेस पहन रखा है। तो उसने ये बोला कि सुनील ऐसे कर, मैं ऐसे कमर करता हूँ, तो मेरे पीछे से ना इसको खोल के अपनी झोली में भर लो, पिट्ठू में। तो मैंने वो जैसे ही पिट्ठू में खोल के डाला तो एकदम आतंकवादियों ने ऊपर से ग्रेनेड फेंक दिया सिविल जनता के बाहर, ताज होटल पे बाहर।
तो जैसे ही फिर पता चला कि अभी दो और बच गए, तो फिर कमांडिंग अधिकारी ने संदीप को बोला कि अपनी टीम खड़ी करो और अभी और बच रहे हैं आतंकवादी। तो जैसे ही मैं आगे चल रहा था तो संदीप ने बोला, सुनील संभल के चलना, देख के चलना, तुम्हारे पीछे हम हैं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, अंधेरा काफ़ी था और ऊपर से पानी भी टपक रहा था, लाइटें थी नहीं, कनेक्शन काट रखे थे सभी। जैसे जैसे वहाँ जमशेद जी की ताज होटल में एक स्टैचू बना हुआ, जैसे हम सीढ़ियों के ऊपर गए तो एक ब्लैक दरवाज़ा था, गेट था, उसको जैसे खोला, वहाँ आतंकवादी को मारा और ऊपर वाले ने, मुझे पता नहीं था ऊपर भी है, तो ऊपर वाली मंजिल से उसने मुझे फायर करा। फायर करने के बाद उसने मेरे पे अंधाधुंध फायर कर दिया था, कम से कम 30-40 गोलियां बरसा दी एकदम। तो उसमें मौका नहीं लगा, जैसे ही मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट पे कुछ लगी, कुछ ऐसे, मैं सीढ़ियों से रुलकता नीचे आया था। आने के बाद जैसे ही मैं देख रहा था, मेरे हाथ से, मुझे ये पता था कि मेरे हाथ में गोली लगी है। तो मैं नीचे सोच रहा था यार ब्लडिंग हो रही है, तो जैसे ही संदीप उन्नीकृष्ण ने आवाज़ लगाई, सुनील, मैंने कहा हाँ गोली लगी है पर हाथ पे लगी है, बाकियों का मुझे पता नहीं था। तो संदीप उन्नीकृष्ण ने बोला आप घबराओ मत, मैं कवरिंग फायर दूंगा। तो जैसे ही बाद में पता चला 5 मिनट बाद उसने कवरिंग फायर दिया, 2 कमांडो आए मुझे लेके साइड में, उसने फिर ग्रेनेड फेंका हमारे ऊपर, आतंकवादी ने। फेंकने के बाद तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण वहाँ फंस गए थे। और जैसे ही मैं थोड़ा साइड में दीवार थी, दीवार के बाद बाहर निकला तो मैं चल के खुद ही एम्बुलेंस में लेटा था। और जब मेरी ये कंधे की गोली लगी हुई थी तो इसको जब डॉक्टर निकाल रहे थे, जब तक मुझे होश था, उसके बाद मेरा होश में नहीं था। मैं जब हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला और इस दौरान मुझे 8 गोलियां लगने के बाद, एक गोली आज भी मेरी 26/11 की यादगार में लेके घूम रहा हूँ, जो हार्ट के पास से, और 15 स्प्लिंटर हैं। सर, एक जंग आप लड़ रहे थे बाहर, जब आपको इतनी सारी गोलियां लगी, उस वक्त दिल और दिमाग के बीच में एक और जंग चल रही थी कि मतलब इस दर्द को मुझे कैसे भी करके बर्दाश्त करना है और मुझे दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं था, दर्द तो हो ही नहीं रहा था। जो दर्द हमारे देश के ऊपर ये आतंकवादियों ने कर रखा था, सबसे पहले तो वो था कि इनका सफाया करना। तो ये तो दर्द हम झेल ही रहे थे सबसे, जब तक आतंकवादियों का हमने ख़त्म नहीं कर दिया हमारी कमांडो टीम ने, तो इस दर्द का तो कोई मायने ही नहीं रखा जब तक वो था। सर, मेजर उन्नीकृष्णन जब शहीद हुए तो ये जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस वक्त आपको सर ये मिली जानकारी या आपके सामने ही हुआ था? हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे दूसरे दिन मेरे साथ कुछ कमांडोज भेजे थे रुकने के लिए। तो वहाँ पर मैं थोड़ा टाइम होश आया था, तो मैंने पूछा था कि मेजर संदीप उन्नीकृष्ण कहाँ है, तो उन्होंने फिर यही बोला कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे। तो काफ़ी मुझे दुख हुआ और उसके बाद मेरे को फिर मैं बेहोश हो गया था। फिर मुझे 7-8 दिन बाद होश आया था और बीच बीच में मेरी इनसे बात भी होती रहती थी। जब ऑपरेशन चल रहा था तो मैंने फिर उनको बोला कि बीच में मेरा जब तक फ़ोन नहीं आएगा तो आप फ़ोन मत करना, क्योंकि ऑपरेशन के बीच में क्योंकि उसमें हमारा ऑपरेशन लीक भी हो रहा था, क्योंकि मीडिया ने काफ़ी लाइव दिखा रहे थे। तो उसको फिर हमने रुकवाया था कि हमारा जो लाइव पूरा हम दिखा रहे हैं वो ना दिखाया जाए, 1 घंटा 2 घंटे बाद दिया जाए। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के एक बड़े रिपोर्टर ने एक न्यूज़ फ्लैश करी थी, उसकी वजह से आपको सर दिक्कत आई थी वहाँ पर? दिक्कत ये आ रही थी कि हमारा पूरा जो हम कर रहे थे ना, वो आतंकवादी अंदर से देख रहे थे सब कुछ, और उनको टेलीफोन के द्वारा उनको सतर्क किया जा रहा था कि ब्लैक कैट कमांडो, मतलब काले कुत्ते ऊपर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं, तो उनको पूरी सूचना मिल रही थी। तो हमारा काम था, ऊपर से हमारे कमांडो जंप करवाए थे और हम नीचे से घुसे थे, उनको बीच में मारना था। तो वही काम हमने करा था, पर कुछ मीडिया की वजह से थोड़ा ऑपरेशन हमारा डिले हुआ, तो वो हमने फिर उसको सही किया और फिर उनका सफाया किया। सर,
जब आपने ऐसे बताया कि आप अंदर गए, एकदम आपको अंधेरा मिला वहाँ पर, तो उस वक्त आप सर जैसी ऐसी सिचुएशन में कैसे प्लान करते हैं आप अपने ऑपरेशन को आगे कैसे कैसे बनाते हैं? हमें वो पूरी तैयारी पहले से ही कराई जाती है, अंधेरे में कैसे रहना है और लाइट में कैसे रहना है, तो उसके लिए तो हम पहले शुरू से ही तैयार थे। और ये चल ही रहा था तो हमने इतना, पर ये अंधेरा का फ़ायदा आतंकवादी उठा रहे थे। कुछ ऐसा भी होता, हमें दिख भी नहीं रहे थे, उनको दिख रहे थे, तो कठिनाइयाँ तो काफ़ी आ रही थी, फिर भी उसका हमने सामना किया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ब्लैक कैट कमांडोज़ की जो ट्रेनिंग होती है, कहते हैं बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसको गुजरना पड़ता है। उस ट्रेनिंग के बारे में आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है और कैसे आपकी होती है ट्रेनिंग? ब्लैक कैट कमांडो एक ऐसा अपने इंडियन आर्मी का एक दस्ता है जो 1000 कमांडो में से एक कमांडो तैयार किया जाता है। वो ऐसा फौलादी उसको तैयार करते हैं कि वो बिल्कुल ही निडर हो, ना किसी से डरे, आतंकवादियों को एकदम कहीं भी मुठभेड़ हो जाए तो उससे घबराए ना। तो उस हिसाब से वहाँ पर ट्रेनिंग चलती है और जो उसमें सक्षम होता है उसी को वहाँ रखा जाता है। सर जी, एक गोली अभी भी आपके सीने में फंसी हुई है, या यूं कहें कि वो जो ऑपरेशन आपने किया उसकी याद आपके साथ जो है वो ताउम्र, जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक वो आपकी याद आपके साथ रहेगी। क्या कुछ तकलीफ़ होती है कभी किसी सीज़न में आपको आज भी? तकलीफ़ तो होती है कि सुई चुभती है तो उसका भी दर्द होता है। ये तो एक पाकिस्तान आतंकवादियों के एक गोली लेके मैं अपने दिल के पास रख रखी है उसको एक यादगार के तौर पे। जब भी 26/11 की ये वर्षी होती है और ये तो हमेशा याद दिलाती रहती है, तो वो तो है ही। सर अभी आपको मौजूदा वक्त में क्या लगता है कि आतंकवादी जो घटनाएं हैं उनमें कुछ कमी आई है, या फिर जो है वो पाकिस्तान से जिस तरीके से आतंकवादी देश में घुसपैठ अभी भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या कहें? देखो, आतंकवादियों का पहले से तो जब हम शुरू में हम भर्ती हुए थे काफ़ी इनों का वो था, जम्मू कश्मीर में हम थे तो काफ़ी इनका अंदर घुसना था अपने एलसी से, तो उससे तो अब काफ़ी कम हो गया है क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे ऑटोमेटिक्स हथियार जितने भी हमारे आ गए हैं और पूरी निगरानी अब पूरी फोर्सेज देख रही हैं और बिल्कुल अंदर तो आने का नाम ही नहीं दे रही है अपनी फोर्सेस। तो जो भी आ भी जाता है तो फिर वापस नहीं जाता वो। सर पहली बार आपका टेररिस्ट से जो आमना सामना मुठभेड़ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? पहली बार हमारा आमना सामना 2003 और 4 में जम्मू एंड कश्मीर कुपवाड़ा में हुआ था। तो वहाँ पर भी काफ़ी गोलियों के बीच हम फंस गए थे, तो वहाँ पर हमारी कुछ कैजुअल्टी भी हुई थी और जैसे वहाँ पर गोली भी चली थी तो हमारे सिर के ऊपर से निकल गई थी, तो वो भी हमने ध्यान रखते हुए वहाँ पर भी हमने कामयाबी हासिल करी थी और आतंकवादियों को सफाया किया था। सर देश के लिए कुछ करना है, ये जज्बा बचपन से ही था? हाँ, ये तो मुझे बचपन से था कि मुझे शुरू में मैंने पुलिस फोर्स के बारे में कभी नहीं सोचा था, सिर्फ एक ही जुनून था कि भाई इंडियन आर्मी में मुझे भर्ती होना है और देश के लिए कुछ करना है, और वो जितना मेरे से हो सका वो मैंने किया और आगे भी करता रहूँगा। फिर जब आपको ये चुना गया होगा कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग के लिए, उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे आप? ट्रेनिंग के लिए मैं, क्योंकि उससे पहले ही मैं फिट था और मुझे एनएसजी की ट्रेनिंग के इतना ख़ास असर नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ही मुझे पता था क्या करना क्या नहीं। तो जो भी टेस्ट और वहाँ पर होते थे तो उसमें मैं खरा उतरता था। आपके साथ आपकी वाइफ भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली और वाइफ का। एक कमांडो या एक कहा जाए तो देश के लिए जो काम करते हैं जो लोग सेना के जवान, उनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत होती है उनके परिवार की, क्योंकि वो सीमा पर होते हैं लेकिन एक जंग एक परिवार यहाँ अपने घर में भी उस वक्त लड़ रहा होता है। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेनू है। मैम, जब सर
26/11/2008 के जब ये हुआ और आपको पता चला कि आपके मतलब सर को भेजा जा रहा है वहाँ पर इतनी आतंकवादियों के बीच में, क्या था उस मोमेंट जब आपको ये फ़ोन आया, ये पता चला कि हाँ वो जा रहे हैं, क्या था आपके दिमाग में? मैम उस टाइम क्या था कि मेरा बेटा छोटा वाला हुआ था उस टाइम सिजेरियन से, तो ये मुझे नाइट में 11 बजे इन्होंने कॉल किया कि हमें ना मुंबई जाना है, लेकिन पता नहीं अभी पूरा नहीं बताया किस लिए जाना है, कि आतंकवादी घुस गए। मैंने मजाक ही समझा उससे, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी थे उस टाइम। तो फिर भी इन्होंने बोला कि टीवी ऑन करके देखना। तो अब रात में 12-1 बजे अब मैं मम्मी पापा के घर थी। मैंने बोला किसको परेशान करूं, कि सुबह जैसे तैसे मैंने 4 बजाए। उसके बाद मैंने टीवी ऑन करके देखी तो मुंबई में बहुत बड़ा हमला हो रखा था। लेकिन इन्होंने ये क्या कहा था कि मैं तुम्हें कॉल करता रहूँगा लेकिन तुम कॉल नहीं करना। तो इनसे हमारी लगातार बात हो रही थी, मतलब ये करते रहे बीच बीच में जैसे इन्हें मौका मिला, ताज के अंदर से ही बताते रहे ये वो। लेकिन जब इनसे बातें होना बंद हो गई तो मेरे बड़े बेटे को महसूस हो गया, जब टीवी में ये आना स्टार्ट हो गया। पहले आया 1 कमांडो घायल, फिर आया दोबारा कि 2 कमांडो घायल। उसके बाद मेरे भाई ने क्या करा, सारे फ़ोन अपने पास रख लिए कि कोई ऐसी सूचना ना मिले कि डायरेक्ट इसको, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा ही हो रखा था सिजेरियन से, बेटा मशीन में था मेरा। तो फिर ऐसे ऐसे करके फिर बेटा जब रोने लगा कि मुझे पापा की याद आ रही है या पापा चाहिए, 2.5 साल का था बड़ा वाला बेटा, पापा पापा ऐसे करे, उसको देख देख के हमारा पूरी फैमिली मतलब रोने लगी, क्योंकि हमको अंदेशा सा हो गया था, फ़ोन स्विच ऑफ था इनका। उसके बाद क्या बोलते हैं, फ़ोन वोन सब ले ही लिए। अब भाई ने क्या बोलते हैं कि कोई भी बात चले तो मुझे पता चले, लेकिन एक फ़ोन ऐसा था जिसे कोई यूज़ नहीं करता था, तो इन्होंने ही गिफ्ट किया था मुझे। उस फ़ोन का नंबर इन्हें याद था, इन्होंने उसी पे कॉल किया। कॉल आया किसी डॉक्टर का, बोले मिसेस जोधा। मैंने उठा लिया, मैंने कहा हाँ मैं मिसेस जोधा ही बोल रही हूँ। बोलो लो मिस्टर जोधा जी से बात कीजिए। तब हमें लगा कि ठीक है। तब इन्होंने बोला कि मुझे गोलियां लग गई, पता नहीं कितनी लग गई, आप लोग अपना ध्यान मतलब तब तक आपको ये नहीं पता था, डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि इन्हें इतनी गोलियां हाँ मैम, मुझे नहीं बताया था, इन्होंने अपने मुंह से बताया कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, मैं शायद लौट के नहीं आ पाऊँगा। तब मैडम उसके बाद ये बेहोश हो गए, उसके बाद इन्हें होश नहीं आया 8-10 दिन। हाँ मैम, उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम मेरे बच्चे को भी बता दिया था कि ये नहीं बचेगा, उधर से इनके लिए भी बता दिया ये नहीं बचेगा, लेकिन कुदरत ने ऐसा किया कि बच्चा भी सुरक्षित, ये भी सुरक्षित। खुद को भी संभालना, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद परिवार को भी संभालना बहुत मुश्किल रहा होगा मैम वो समय आपके। मैम उस टाइम ये हुआ कि मैं मुंबई जा नहीं सकती थी, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं जा नहीं सकती थी, बच्चा हॉस्पिटल में था और इनसे डॉक्टर कोई बात नहीं करवा रहा था। डॉक्टर 1 महीने तक डॉक्टर ये उस पे थे, डेडलाइन पे थे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो कोई कंफर्म हमें जवाब नहीं दे रहा था। उधर से मेरे जो छोटे वाले बहन के हस्बैंड है, वो आज आर्मी में ऑफिसर हैं, वो वहाँ से डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर हमें बताते थे कि नहीं वो ठीक है, टेंशन मत लो, हमें दिलासा दिलाते रहे। लेकिन फिर भी 2-4 दिन निकले, फिर हमें मन नहीं माना। मेरे भाई और इनके पापा दोनों मुंबई हमने भेजे, फिर भी वो भी हमें बस हल्का सा दिलासा देते रहे, क्योंकि उस टाइम तक भी होश नहीं था इन्हें। लेकिन इनकी मतलब इनको देखने के लिए पूरा हॉस्पिटल के बाहर पूरी मीडिया, एसपी, डीएसपी जितने लोग थे, इनका इतना सपोर्ट कर रहे थे। हॉस्पिटल में इतनी अच्छी इन्हें ट्रीटमेंट मिला, शायद मुंबई नहीं होता तो ये नहीं बच पाते मैम। 1% भी कहीं उम्मीद आपके मन में थी कि नहीं लौट के वापस आएंगे? नहीं मैम, उम्मीद तो मुझे थी, मुझे जब ये भी बताया कि डेडलाइन पे है, लेकिन उम्मीद थी ये लौट के आएंगे मैम, क्योंकि शुरू से इन्होंने खतरों से ही खेला है मैम। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है मैम? मैम पापा मेरे मतलब पूरी एजुकेटेड फैमिली है, मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ। कोई सेना में रहा है? नहीं मैम, कोई आर्मी में नहीं है मैम, कहीं से भी दूर। मैम जब आपका ये जब आपको पता चला कि आप जिनसे शादी करने जा रही हैं, जो रिश्ता तय हो रहा है, तो उस वक्त आपका क्या क्या रिएक्शन? नहीं मैम, जब इनसे रिश्ता हो रहा था तो छोटी बहन का भी आर्मी वाले से ही रिश्ता हो रखा था। उस टाइम मेरे पापा ही कंफ्यूज हो गए कि बड़े के साथ ये हुआ और छोटी का भी मैं आर्मी से कर रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि आर्मी पसंद
तो शुरू से ही थी, लेकिन शुरू से रिस्क तो हमेशा ही रहा है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और जब ये आपको पता चला कि एक गोली डॉक्टर नहीं निकाल पाए, वो उनके में है, तो उस वक्त का क्या क्या था आपका रिएक्शन था? नहीं मैम, वो गोली इतनी प्रॉब्लम करती है कि पूरी सर्दी पेन करती है। हाँ मैम, एक बार तो करवा चौथ था, सब 8 बजे अपनी थालियाँ सजा रहे थे, हम भी सजा रहे थे। हमें देखा ये नहीं आ रहे। उसके बाद पता लगा कि ICU में एडमिट है। एकदम कोई भी टेंशन हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तुरंत वो एकदम ऐसे हो जाते हैं कि सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं मैम, ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा। हाँ मैम, हाँ मैम। आज गर्व महसूस करते हैं आप? हाँ मैम, गर्व महसूस करते हैं मैम। पूरा दिल्ली, मुंबई, मतलब ऐसी ऐसी जगह पे मतलब सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है मैम। गर्व तो होना ही है। बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है अब जब अपने अब तो बच्चे हो गए, थोड़ा बड़े हो गए, समझदार हो गए, और वो टाइम जब याद करते हैं, जब आप उन्हें कभी ये किस्से सुनाते होंगे, क्या क्या महसूस करते हैं वो अपने पापा पे? इतना गर्व करते हैं, वो लगाते ही स्टोरी अपने पापा की है मैम। हाँ, जैसे उनकी स्कूलों में जैसे चीफ गेस्ट गए हैं ये, तो प्राउड फील होता है बच्चों के कि आज हमारे पापा चीफ गेस्ट बन के आए हैं। चिनार में पढ़ता है एक बच्चा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है, तो बच्चे तो बहुत प्राउड फील करते हैं। बच्चों का जो रोल मॉडल है वो उनके पापा हैं? हाँ मैम, पापा हैं। बनना चाहते हैं, कहते हैं हमें भी बनना है पापा के जैसा? हाँ मैम, बच्चे बोलते हैं NDA की तैयारी करेंगे। हाँ हाँ मैम। एक वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। एक आप सेना में रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, बच्चे को भी संभालती हैं। जब आपको गोली लगी, आपको रिकवर होने में कितना मैम का रहा सपोर्ट? मुझे रिकवर होने में काफ़ी कम से कम 6 महीने लग गए थे। तो ये हमेशा ही सपोर्ट करती आई है मुझे, और काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब भी मुझे दिक्कत आई तो इन्होंने संभाला है, और वाइफ का तो हमेशा सपोर्ट रहता ही है। तो मैम को अपना लाइफ पार्टनर पाकर आप बहुत खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हैं। अब से बस 2-3 महीने बाद ही जो है ये इस 26/11 के इंसिडेंट को करीबन 15 साल हो जाएंगे पूरे। इस तब से लेकर अब तक की आप उस जर्नी को किस तरीके से देखते हैं? जर्नी तो अब हमेशा रहेगी जब तक लाइफ है, और ये ऐसे ही चलती जाएगी। जब यहाँ पर जब तक कोई हादसा नहीं होता ना, तो दुनिया ऐसे ही इग्नोर करती है। जिस टाइम ये हो जाता ना, जब अपनी आर्मी को याद करती है। तो मेरा कहना ये है कि जो भी है, अपने कोई भी फोर्सेस में है, तो उसको समय समय पर याद किया जाए, उनका जैसे हौसला अफजाई किया जाए। मैं ही नहीं, काफ़ी हमारे ऐसे जवान हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है, और उनके जो परिवार जो बेचारे शहीद हो जाते हैं, उनकी सुध ली जाए सरकार से भी। सर, राज्य सरकार से, आप अलवर के ही सर यहाँ के रहने वाले हैं, राज्य सरकार से किस तरीके की आपको मदद मिली है और क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखो, राज्य सरकार की तरफ से तो हमें अभी कोई मदद नहीं मिली थी, और बाकी गवर्नमेंट हैं, जैसे काफ़ी मुंबई और अदर गवर्नमेंट हैं, तो वो वहाँ के लोग हैं, तो हमें बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं और अवार्ड भी देते हैं। पर राजस्थान गवर्नमेंट ने मैं एक ऐसा ही अकेला कमांडोज था जो पूरे उसमें 8 गोलियां खाने के बाद आपके सामने आज बैठा हूँ, जिंदा हूँ, और 1 गोली लेके भी घूम रहा हूँ। और गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सबके लिए देखना चाहिए, जो शहीद भी हो जाते हैं उनके परिवार को घर जाके उनकी सुध लेनी चाहिए। भाई एक उनके घर से एक बंदा गया है, उनकी कौन बच्चों को देखेगा, क्या उनके स्थिति होगी, कैसे रहेंगे। तो ये देखते रहेंगे जवानों के साथ, जो शहीद हो जाते हैं, जो घायल हो जाते हैं, तो उनसे क्या उनका सपोर्ट मिलता रहता है और उनका सहारा लग जाता है थोड़ा। सर, आप अलवर के पास ही गांव से हैं। सर, क्या नाम है सर आपके गांव का? मेरे गांव एक पास में ही है, यहाँ से 10 किलोमीटर तो गांव मुंडिया खेड़ा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। सर, जाना होता है? हाँ, जाते रहते हैं। सर, क्या स्थिति है सर अभी आपके गांव की? जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये है वहाँ पर? नहीं, ये कुछ भी नहीं है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा हमारा। आप जाके देखोगे, रोड में इतने खड्डे हो रखे हैं यहाँ से और गांव तक,
बुरा हाल है वहाँ का, कोई देखता ही नहीं है गांव की तरफ, ना सुध लेता है। रोड जब इलेक्शन होंगे थोड़ा बहुत, जब गांव में जब वोटों का जिक्र होगा, जब जाके अपने रोड बना देंगे, वो भी ऐसे ही बना देंगे। अभी आप कभी भी चले जाओ, देख लो, सब जगह रोड बन रहे हैं। एक ही हमारा ऐसा गांव है जो कुछ भी सुविधा नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप मतलब सरकार से कि मतलब केवल चुनाव के से आने से पहले जो थोड़ा बहुत वो काम होता है उसके बाद वो पूरे 5 साल उसको भुला दिया जाता है। मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें इस पे। नहीं भोला, अभी ये तो सब जगह यही हाल है, पर मेरा कहना यही है कि समय समय पर जहाँ भी रोड ख़राब होते हैं उसको रिपेयर किया जाए, उसको बना के रखे और साफ़ सफाई की जाए, और गांव में देखा जाए कि गांव के लोग कैसे, क्या प्रॉब्लम है उनको, नल, पानी, बिजली का, तो उसको ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट, गांव के लोग भी सपोर्ट करेंगे। सर, जो बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, उनको आप क्या एक सोशल मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए? देखो, मेरा कहना तो यही है, जो बच्चे का इच्छा है ना, उसी में उसको जाने दिया जाए, उस पर कोई प्रेशरलाइज ना किया जाए। बच्चा सक्सेस जब ही होगा जब उसको भविष्य खुद तय करेगा। जो जिसने सोच रखा है मुझे उसमें जाना है, तो उसमें फिर माँ बाप का एक सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो तैयारी करता है तो उसको सपोर्ट किया जाए, और कामयाबी हमेशा मिलती है। जो बच्चा लगन से, जिसने सोच रखा है कि मुझे इसमें जाना है, तो वो पक्का जाएगा। मैम और सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एनएसजी कमांडो सुनील कुमार जोधा जी, जिन्होंने हमसे 26/11 की उन यादों को शेयर किया कि कैसे उन्होंने अपने उस प्लान को वहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। और उनका यही कहना है कि दहशतगर्द जब जब हमारे देश की तरफ आँख उठा के देखेंगे, उनको उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचा दिया जाएगा। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।